नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं रीट लेवल 2 के लिए मैथमेटिक्स के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट्स घातांक पढ़ा रहा हूँ। घात एवं घातांक दोस्तों एक नया टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आना निश्चित है। टर्म क्या है? घात एवं घातांक। यह उन बच्चों के लिए पहला क्लास समर्पित है जो कि करीब करीब पढ़ाई से थोड़ी सी अभी दूरी बना रखा है या अपने कुछ दूसरे एक्टिविटी में लगे होंगे। हो सकता है कि टर्म को भूल गए होंगे, तो इनके लिए मेरा आज क्लास समर्पित है। तो घात और घातांक का बेसिक चीज मैं आपको समझा रहा हूं। बेसिक चीज समझिए कि जैसे कहीं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा हो तो बार बार इतना नहीं लिख के इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। 2 पर 1 2 3 4 ए लिख देते हैं। इसको ही घातांक कहते हैं, घात के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब कि पावर के फॉर्म पर कहा जाता है। फिर समझिए ये साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि साइंस में जो आंकड़े दिए जाते हैं वह हमेशा एक पावर्स फॉर्म में या घातांक के रूप में लिखा जाता है। जैसे आप सोचो कि अगर आपको सूर्य की दूरी ज्ञात करना है तो उसको करोड़ में कितना बड़ा डिजिट हो जाएगा, तो उतना नहीं लिख के उसको हम छोटे रूप में लिखते हैं। मतलब ये सोचो कि घात एवं घातांक जो है वह गणित का जो एक शॉर्ट फॉर्म के मतलब के रूप में, एब्रिविएशन के रूप में जो यूज किया जाता है। इसी ढंग से यदि आपको 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखना हो तो आप क्या करोगे? 3 लिख के और 1 2 3 4 5 6 3 पर 6 घात लिख देंगे। इसी ढंग से ध्यान दीजिए 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 लिखा हुआ है तो 10 पर 4 लिख देंगे। अब इसको जो टर्म है नीचे वाले को आधार कहा जाता है और इसको घातांक कहा जाता है। दीजिए ध्यान दीजिए कि नीचे वाले को घातांक, ऊपर वाले को घातांक और नीचे वाले को आधार। जो आपका जो सिलेबस है, सिलेबस पर एक टर्म दिया हुआ है कि समान आधार का, मतलब कि आधार समान भी हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक क्वांटिटी में, और अलग भी हो सकते हैं। तो पहला जो टर्म हो गया घातांक और घात। अब एक टर्म है कि घात और घातांक में क्या अंतर है। जैसे 4 टू दी पावर 6 लिखा। अब देखिए इसको, ये हो गया आपको आधार और यह हो गया घातांक, और पूरे जो घटना है इसको हम घात बोलते हैं। और पढ़ने का तरीका क्या है कि 3 पर 6 घात, या अंग्रेजी में पढ़ा जाता है कि 3 रेज टू द पावर 6, मतलब 3 पर। तो इस ढंग से 3 पर 6 घात, 4 पर 6 घात, ये आपका पढ़ने की प्रक्रिया पूरे को घात हो गया। और इसको अकेला अगर कहोगे तो एक घातांक हो गया। और जो पूरा फॉर्म है मतलब 2 टू दी पावर 6 को घातांकीय रूप, इसको एक्सपोनेंशियल रूप, अंग्रेजी में एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाता है। और ये जो घातांक है इसका अलग अलग अंग्रेजी है। एक तो एक्सपोनेंट, दूसरा इंडिसेज भी कहा जाता है। ठीक है ना? तो इस तरह से आपका एक बेसिक हो गया कि घात और घातांक में क्या अंतर है। अब मैं सबसे पहले इसका कुछ क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस कराना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आपको बार बार इस चीज को बोल रहा हूं कि अपना जो पहली क्लास होती है बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करता हूं। उन बच्चों के लिए भी समर्पित है जो कि पढ़ाई के अभी टच में नहीं है। इसलिए आज सबसे पहले मैं आपको इसी का प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे कि आपको पता है कि अपना जो पढ़ाने का तरीका है कि पहला तो होगा सिंपल लेवल्स होगा, फिर इसका मॉडरेट होगा मतलब एवरेज स्टूडेंट के लिए,
और फिर एडवांस लेवल के लिए, और फिर उसके बाद जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर होगा उसको मुझे पढ़ाना है। अब दोस्तों आज जो मैं आपको छोटी छोटी चीजें को मैं आपको पहले करा रहा हूं कि जैसे अभी आपने देखा है कि अब जैसे कि एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 64 को घातांक के रूप में लिखें। इसके लिए पहले क्या करते हैं, अपना 64 लेते हैं और इसको एक अभाज्य गुणनखंड होता है। जैसे मैंने आपको बेसिक जानकारी दिया था कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब हुआ कि सबसे पहले 2 से भागने का देखेंगे, तो 2 से हो गया 32, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 16, फिर 2 से करेंगे तो 8, 2 से करेंगे तो 4 और 2 से करेंगे तो 2। इसका मतलब दोस्तों 64 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 और 6। देख लो 1 2 3 4 5 6। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6 या 2 पर 6 घात या 2 रेज टू द पावर 6, तीन ढंग से जो भी अच्छा लगे। तो 64 का यह आपका, या इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, घातांकीय रूप हो गया। तो इस ढंग से 64 को अगर घातांक के रूप में लिखना होगा तो 2 टू द पावर 6 लिखेगा। आशा करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब जो नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके मैं आपको एग्जाम स्कूल से क्लास से बता रहा हूं कि जैसे एक क्वेश्चन है कि 3 टू द पावर 4 और 4 टू द पावर 3 में बड़ी संख्या कौन सी है। अब देखिए यहां 3 टू द पावर 4 का मतलब हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 3 9 3 27 3 81, और 4 पर 3 पावर बराबर है 4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल टू 64। स्पष्ट है कि बड़ा है, मतलब कि चूंकि 81 इज ग्रेटर देन 64, इसलिए 3 टू द पावर 4 इज ग्रेटर देन 4 टू द पावर 3। इस ढंग से आपको क्वेश्चन का पैटर्न, मतलब ये आपको सिंपल क्वेश्चन है जो कि आपको सीखना चाहिए। इसी ढंग से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो है कि निकालने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि 1000 को घातांकीय रूप में लिखे। अब देखिए तो बहुत बड़ा चीज है, इसको भाग देते हैं, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं। 1000 को आप 100 इंटू 100 लिख सकते हैं, इसको और भी छोटा कर सकते हो, 10 इंटू 10 लिख सकते हो। ध्यान दो, इसको लिख सकते हो 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5। अब देखिए 1 2 3 मतलब 2 टू द पावर 3 और 5 भी 3 हो गया तो 5 टू द पावर 3। यह आपका इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। अब यहां देखिए कि यहां दो आधार है, एक तो 2 भी आधार है और एक 5 भी आधार है। 2 जो आधार है उसका एक्सपोनेंट कितना 3 है और 5 का कितना है 3 है। अब यहां आगे कुछ रूल भी होगा, लेकिन रूल से पहले मैं आपको और बेसिक कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा देता हूं कि जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 इंटू 10 टू द पावर 2 का मान ज्ञात करें। अब देखिए कि 3 इंटू 10 टू द पावर 2 का मतलब हो गया 3 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 300। स्टूडेंट मैं समझता हूं कि आपको कोई परेशानी नहीं आती होगी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इसमें, क्योंकि जो बेसिक में इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको करा रहा हूं। नेक्स्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 5 टू द पावर 2
इंटू 2⁻³ का मान ज्ञात करें। अब देख लीजिए, अब थोड़ा सा लेवल को बढ़ा रहा हूं तो 5⁻² मतलब हो गया कि 25 और 2⁻³ का मतलब हो गया 8। उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझ लेंगे। तो यह हो जाएगा आपका 400 डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब यहां एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, -1⁻³ का क्या मान होगा। अब देखिए, -1⁻³ मतलब हो गया है कि -1 इंटू -1, तो -1 उत्तर हो जाएगा। और -1⁴ का क्या मतलब हो गया, तो -1 इंटू -1 इंटू -1 हो गया। अब ये तो छोटा क्वेश्चन था। अगर आपसे कोई पूछ दे कि -1⁻51 का क्या मान होगा, यहां आप क्वेश्चन को देखिए, ध्यान दीजिए। यहां एक चीज मैंने आपने देखा होगा कि यदि अंदर, जैसे कि जनरली क्वेश्चन -1 से ही आते हैं क्वेश्चन, यदि अंदर 1 है और यहाँ अगर माइनस साइन है और घातांक जो है वह अगर इवन नंबर और नंबर में है तो उसका उत्तर -1 होगा। और यदि घातांक जो है वह इवन नंबर में है तो इसका उत्तर आपको +1 होगा। अब देख लीजिए, -1⁻51 का आंसर भी -1 हो जाएगा। अब -1⁻100 हो जाए तो उसका उत्तर 1 हो जाएगा। आपको कोई टेंशन ही नहीं है। -1⁻1000 इसका भी उत्तर 1 ही होगा। लेकिन -1⁵5001 इसका आंसर -1 होगा। ठीक है, इसलिए यहां एक फॉर्मूला है कि किसी -1m हो जाए और अगर m अगर विषम संख्या हो तो इसका आंसर -1 होगा। और अगर m यदि सम संख्या हो, मतलब इवन नंबर होगा, तो इसका आंसर +1 होगा। और m यदि विषम संख्या होगा तो उसका उत्तर -1 होगा। ये दो चीज को आप खूब अच्छे से समझ लेंगे। अब जो नेक्स्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ये तो बेसिक होने के बाद क्या हुआ है कि जो आपका जो सिलेबस है, हालांकि इससे भी आपको 2 क्वेश्चन बहुत शानदार बन रहा है, जिसको कि क्वेश्चन आए भी हुए, आगे भी कराऊंगा। अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन का इसका जो पैटर्न आ रहा है, आधार पर किस इंटरेस्टिंग पॉइंट, कुछ चीज कि जैसे आपको a⁻m लिखा। अब a⁻m मतलब a आधार और m इसका हो गया, आपको एक्सपोनेंट हो गया। और दूसरा हो गया a⁻n। अब देखिए, यहां जो आपको सिलेबस के अनुसार है कि समान आधार वाले का, तो देखिए दोनों का आधार समान है ना, यह जोड़ के, मतलब इसको सिंप्लीफिकेशन करोगे तो a⁻m + n होता है। यहां से आपको इसको कहा जाता है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वह है घातांक के नियम। लॉ ऑफ इंडिसेज, लॉ ऑफ इंडिसेज। ठीक है, घातांक के नियम करते हैं। अब इसको फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए कि 3⁻² इंटू 3⁻1 का क्या मतलब हो गया कि चूंकि आधार समान है तो आप इसको 3⁻³ लिख सकते हो। कैसे, देख लो, 3⁻2 का मतलब हो गया 3 इंटू 3
और 3 to the power 1, देख लीजिए ऐड करके 3 to the power 3 हो गया। तो पहला रूल जो है घातांक के नियम पर कि यदि आधार समान हो, दो या दो से अधिक घातांक हो, जैसे यहाँ एक और कर सकते हो, जैसे a to the power m इंटू a to the power n इंटू a to the power p हो जाए, तो a to the power m प्लस n प्लस p भी हो सकता है, कितना भी हो जाए। मतलब आपका हो गया कि यदि दो या दो से अधिक घातांकीय संख्या में आधार समान हो तो पावर कुछ भी हो तो उस पावर को अपना जोड़ लेते हैं, इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसी ढंग से दूसरा क्वेश्चन है कि a to the power m भाजक a to the power n हो जाए, क्या हो जाता है a to the power m माइनस n। कब? यदि m बड़ा हो n से, जैसे 5 to the power 4 भाजक 5 to the power 3 हो जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 to the power 4 माइनस 3 इक्वल टू 5 to the power 1 बराबर है 5। क्योंकि किसी घातांक पर अगर 1 घात होता है तो उसका एक ही आंसर हो जाता है। तीसरा है कि a to the power m भाजक a to the power n, या इसको तीसरा को यहीं से ले लेता हूं, ध्यान दीजिए कि यदि लिखा हुआ है कि m to the power n और यदि m छोटा हो n से, तब यह हो जाता है a to the power n माइनस m हो जाता है, यह रूल है। अब इसका कुछ आपको उदाहरण कराता हूं। जैसे 7 to the power 5 भाजक 7 to the power 4 हो जाए, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 7 to the power 5 माइनस 4 इक्वल टू 7 to the power 1 इक्वल टू 7। 11 to the power 7 भाजक 11 to the power 5 हो जाए, तो यह हो जाएगा आपको 11 to the power 2 और इसका मान निकालना होगा तो 121 हो जाएगा। लेकिन 11 to the power 7 भाजक 11 to the power 9 हो जाए, तो यह आपको हो जाएगा कि 11 to the power, क्योंकि ये बड़ा है ना, तो यहां हो जाएगा, वहां एक जगह मैं सही कर देता हूं आपको कि यह हो जाएगा 11 to the power माइनस 2, यह हो जाएगा 1/11 to power 1/121। वहां एक चीज रूल को सुधार लीजिएगा कि यदि a to the power m भाजक a to the power n हो जाए, देखिए यहीं से रूल निकालना हो, तब जाके यदि n इज ग्रेटर देन m हो तो यह बटा में हो जाता है, वो a to the power n माइनस m होता है। देखिए इसी को यहां मैंने किया। तो इस तरह से एक रूल आपको, दो रूल मैंने बता दिया है कि भाग और गुना के लिए कि यदि आधार समान हो तब जाके कैसे करते हैं। तीसरा रूल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें वह है कि a to the power 0 इज इक्वल टू 1। ये बहुत काम का फॉर्मूला है। a to the power 0 1 मतलब किसी भी संख्या में अगर घात 0 हो जाए तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ध्यान दीजिए 100 to the power 0 इज इक्वल टू 1, 10 to the power 0 is equal to 1, 9 to the power 0 is equal to 1। स्टूडेंट यही ज्यादा से ज्यादा गलती करते हैं, है ना। अब जैसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 10 to the power 0 प्लस 5 to the power 0 प्लस 4 to the power 0 का मान ज्ञात करे, आपका आंसर इसका 3 हो जाएगा। क्यों? ab1 और ab1 दोनों तीनों को जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा। इसी ढंग से 5 to the power 0 माइनस 10 to the power 0 को घटाओगे तो इसका आंसर भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि 5 to the power 1 माइनस 1 करोगे तो 0 हो गया। तो दोस्तों इधर से एक फॉर्मूला आप इसको ध्यान रखें, इस पर भी कुछ और क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। नेक्स्ट जो आपको विधि है, मेथड है लॉ ऑफ पावर्स के,
वह है a⁴m इंटू b⁴m। अब देखिए यहां से ये आधार अलग हो गया कि यहां आधार अलग है, पावर समान है, तो यह हो जाता है a इंटू b⁴m। जैसे 2⁵ और 3⁵ हो जाए तो आप इसको लिख सकते हो 6⁵। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, यही आंसर आएगा, है ना। एक तो रूल ये हो गया। एक और इंटरेस्टिंग रूल है कि a⁻⁻1 इक्वल टू 1/a, या इसका ये मतलब हो गया है कि 1/10 टू दी पावर 2 को 10⁻⁻2 लिख सकते हो, या 10⁻⁻5 को 1/10⁵ लिख सकते हो। मतलब एक रूल हो गया। इसको रिवर्स भी कर सकते हो कि a⁻⁻1 इक्वल टू 1/a, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/a इक्वल टू a⁻⁻1। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मतलब पॉइंट्स ये आपका हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है कि यदि आधार असमान हो और भाग में क्या करेंगे। भाग करने का मतलब जैसे a⁻m भाजक b⁻m हो, तो यह हो जाता है a/b⁻m। जैसे 7⁵ भाजक, या थोड़ा और लेता हूं कि 6⁵ भाजक 2 भाजक हो गया। तब क्या करेंगे, 6/2 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 3⁵। फिर आपको उसको कुछ को तो हम लोग याद भी करवा देते हैं, तो उसको ध्यान से रखिएगा, तो ये क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी से हो जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग आपको ट्रिक दे रहा हूं। नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग ट्रिक है वह है कि a⁻, हाँ एक चीज और देख लीजिए, जैसे मैंने बताया कि a⁻m, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ a⁻m अपॉन b⁻m। यहाँ सिंप्लीफिकेशन में कभी कभी सहूलियत हो जाता है, जैसे 3/5 भी हो जाए, तो या इसको आप लिख सकते हो 3/5 अपॉन 5/5, इस ढंग से लिख सकते हो। और अभी जो बतलाने जा रहा हूं वह a⁻1/n इजिकल टू होता है nth रूट ऑफ a। ये आपके लिए बहुत ही काम का चीज है। या जैसे इसको यहां भी लिख सकते हैं कि जैसे a⁻1/2 को a का वर्गमूल लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये इसको जनरली क्या होता है कि इसमें 2 लिखा नहीं जाता है, लेकिन a⁻1/3 इक्वल टू a का घनमूल होता है। तो इसी ढंग से एक फॉर्मूला हो गया आपको कि a⁻1/n को nth रूट ऑफ a लिख सकते हो, या कहीं nth रूट लिखा हुआ है तो a⁻1/n लिख सकते हो। ये कुछ घातांक के नियम है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और इसी से अगर आप इस बेसिक को समझ लेते हो तो अधिक से अधिक क्वेश्चन इसी से आते हैं। बस इससे क्वेश्चन का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन रूल इससे ज्यादा नहीं है, बस आप रूल को सही ढंग से समझ लें। अब मैं कुछ इसमें सिंपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूं आज, फिर उसके बाद कल धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते रहेंगे। जैसे एक बहुत ही
छोटा क्वेश्चन दे रहा हूं, 3 टू द पावर 7 इंटू 3 टू द पावर 8। ध्यान होगा बेस समान है तो यह हो जाएगा 3 टू द पावर 15। दूसरा क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए कि 6 टू द पावर 4 इंटू 6 टू द पावर 2 भाजक 6 टू द पावर 5 का क्या मान होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका कि 4 एंड 2 है, तो चूंकि यहाँ का बेस सेम है ना, तो 6 टू द पावर 6 और 6 टू द पावर 5। अब देखिए m इज ग्रेटर देन n है ना, तो 6 टू द पावर 1 इक्वल टू 6 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, हाँ एक और रूल, a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn। जैसे 2 टू द पावर 3 और उस पर पावर 2 हो जाए तो 2 टू द पावर 6 हो जाएगा। इसका भी ये क्वेश्चन करा रहा हूं कि 2 टू द पावर 6 और 3 इक्वल टू 2 टू द पावर 18 हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है 5 टू द पावर 5 इंटू 8 टू द पावर 5। देखिए दोनों का बेस अलग है ना, तो आपको रूल याद कीजिए, तो उसके अनुसार हो जाएगा 40 रूट टू द पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 3 टू द पावर 2 पर 3 इंटू 3 टू द पावर 4 और इसका कर्ली ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 7। बस ये देखने में आपको डरा रहा है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। पहले इसको करेंगे आप, जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 4 और डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 7। अब देखिए यहां बेस सेम है ना, तो बेस सेम है तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 10 भाजक 3 टू द पावर 7। अब फिर हो जाएगा 3 टू द पावर 3। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगा तो आपका ये आंसर हो जाएगा, और नॉर्मल फॉर्म में पूछेगा तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 0 प्लस 6 टू द पावर 0 का क्या आंसर होगा। दोस्तों आपको बतलाया था ना कि a टू द पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो ये भी 1 हो गया प्लस 1 हो गया और 1 हो गया, इसका आंसर आपको 3 आ गया। लेकिन अगर ये क्वेश्चन यही हो जाता 4 टू द पावर 0 5 टू द पावर 0 एंड 6 टू द पावर 0, अगर 1 होता गुना होता तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 आंसर हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हटा रहा हूं, 2 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 2 इंटू 13 टू द पावर 8 अपॉन 56 इंटू 13 टू द पावर 7। इसको आपको हल करना है। अब देखिए जैसे कि आपको शुरू से बतला रहा है कि केवल पहाड़े आप याद कर लो। अब इस क्वेश्चन को हल करने के दौरान अपन एक काम कर सकते हैं कि देखो यहाँ 13 टू द पावर 7 है या 13 टू द पावर 1 है, 8 हो जाएगा तो 13 हो जाएगा ना। अब देखिए 57 को क्या लिख सकते हैं, इसको रहने दीजिए 2 टू द पावर 3 और 7 टू द पावर 2। 56 को लिख सकते हो 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 लिख सकते हैं ना। और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं।
तो देखिए 2⁻³ से कट गया, 7 का स्क्वायर, 7 से 1 कैंसिल हो गया, तो आपका 91 आंसर आ गया। इस ढंग से आप टाइम को बचाएं। दोबारा भी इसको कोशिश करना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट, टू टू द पावर 5, टू टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 5 अपॉन 5 टू द पावर 4 इंटू 4 टू द पावर 3। इसको भी आप कोशिश कीजिए पहले अभाज्य गुणनखंड में ले जाए। जैसे a तो हो गया 2 टू द पावर 5, इसको लिख सकते हो 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 5। क्यों? 10 को लिख सकते हो ना, और इंटू 5, और यह हो गया आपको 5 टू द पावर 4 इंटू, इसको लिख सकते हो 2 टू द पावर 3, तो 2 टू द पावर 6 हो जाएगा। क्यों? देख लीजिए 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और 3 हो गया तो 2 टू द पावर 6 हो गया। अब इसमें से काट दीजिए, ये आपको 5 टू द पावर 5 और 6 हो गया, तो इस पूरे को काटेंगे तो 5 टू द पावर 2 मतलब 25 हो जाएगा। और यह इसको अगर कैंसिल करेंगे तो देखिए 10 में से 6 गया तो 2 इंटू 8 हो जाएगा। इसका आंसर आपको सीधे 400 आ जाएगा। ऐसा करता हूं कि आपको समझ में आएगा। तो घातांक के पार्ट 1 क्लास में मैंने आपको घात और घातांक के अंतर समझाया, बेसिक जानकारी उसके बारे में दी, उसके घातांक के नियम को समझाया, और उसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आपको कराए। अगले क्लास में मैं थोड़ा इसे एडवांस रखूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि कम से कम घातांक जो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, उससे कम 4 से 5 क्लास करके आपको खूब अच्छा से इस चैप्टर को करा दूं। जो भी अगर इसके दौरान अगर आपके पास भी कोई ऐसी क्वेश्चन हो जो कि आप करवाना चाह रहे हैं तो प्लीज उसको मुझे भेजें, मैं उसको अवश्य करके दूंगा। दूसरी बात दोस्तों, बार बार ये स्टूडेंट के बीच आ रहा है कि रीट के एग्जाम का क्या फ्यूचर है, कैसे रीट की एग्जाम होगी, आखिर क्या इसका राज रहेगा। इसके बारे में जो चर्चाएं हो रही है कि यह तो पक्का है कि रीट की एग्जाम होगी। जो मेरे सीएम साहब हैं उसके बारे में बिल्कुल रिजिड है कि किसी न किसी ढंग से चाहते हैं कि बच्चों की भलाई के लिए रीट की एग्जाम कराएं। अब रीट की एग्जाम होगी कब, यह राज्य को समझने के लिए जैसा कि अनुमान है कि अभी अगर कोई कानूनी व्यवधान नहीं हुए तो जून जुलाई में रीट की एग्जाम होने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है। इसलिए मैं आपसे सलाह देता हूं कि इस तैयारी को कंटिन्यू रखें। आप ये मत समझ लें कि जब रीट की वैकेंसी विज्ञप्ति आ जाएगी, उसका सिलेबस पूरा आ जाएगा तभी अपने को तैयारी शुरू करेंगे। इसलिए मेरे सलाह मानिए, आप रीट की तैयारी को एक क्रमबद्ध ढंग से तैयारी शुरू कर दीजिए। सिलेबस जो भी आएगी, जो भी सरकार आपके लिए फैसला लेगी, वो आपके भले के लिए होगा। अतः दोबारा आपसे निवेदन है कि आप इस पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। ओके, थैंक्स।